स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके 10th क्लास का एक चैप्टर इकोनॉमिक्स के साथ। और इकोनॉमिक्स में पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता क्या है, और इस इकनॉमी का क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे देश के लिए। और हमारे देश के इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ एक तरह से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। हम हमारे लिए और आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, हम इसके इम्पॉर्टेंस को कैसे समझ सकते हैं। या फिर जो हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो हमारी सरकार है, जो इकनॉमी के क्षेत्र में जो भी काम करती है, वो काम बेसिकली करती कैसे है, और इस देश में जो एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, और आपके बुक के लाइन बाय लाइन हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से आपको क्या समझाया जा रहा है और क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप इस चैप्टर में देख रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले किया गया है, यानी कि आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। उस पिक्चर्स में अलग अलग एक तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और जितने एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि उनका एक ही मतलब है, ये लोग कहीं ना कहीं एक तरह से सोर्स ऑफ अर्निंग का काम कर रहे हैं, यानी कि कमाई का उनके लिए जरिया क्या हो सकता है। और जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन का मामला बनता है, आमदनी का ज़रिया बनता है, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे सोसाइटी का कंस्ट्रक्शंस भी कुछ इसी तरह से होता है। मतलब ये है कि हमारे समाज में जितने सारे लोग हैं, उनके जो लाइफ स्टाइल है, जीने का जो तरीका है वो अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। और अलग अलग तरीक़ों से वो काम करके एक तरह से अर्निंग करते हैं। जैसे कोई बिजनेस करता है, या फिर जो भी आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाया गया है, बेसिकली वहाँ से भी आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है। तो इस पिक्चर्स के आधार पे अगर हम समझने की कोशिश करें, तो एक मतलब जो साफ निकल करके आता है वो यह है कि वैसे सारे एक्टिविटीज़, यानी कि वैसे सारे एक्टिविटीज़ जिस जो कि हमारे लिए कमाई का ज़रिया बनता है, हमारे लिए पैसे कमाने का ज़रिया बनता है, बेसिकली वही जो सारे एक्टिविटीज़ हैं, उस कंडीशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर हम बढ़ें, तो हमने आपसे कहा था कि अगर देश हमारा इतना बड़ा है, जनसंख्या अगर हमारी इतनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं काम करने के जो तरीके हैं, काम करने का जो मेथड है, काम करने के जो अपने एक स्टाइल है, वो भी बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। जैसे आप यहाँ समझने की कोशिश करें, लिखा है कि देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय द डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। It take place within the crop season for the growth of the cotton plant. We depend mainly but not entirely on natural factors like the rainfall, sunshine and climate. जाहिर सी बात है कि जितने सारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है इस देश में, और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत हद तक एक तरह से कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत को पूरा करता है। और वहाँ से जो चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं एग्रीकल्चर से, वही चीज़ें प्रोडक्ट हो करके ज़्यादातर की कंडीशन यही है कि वो फिर एक तरह से सेकेंडरी एक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में को कह सकते हैं कि बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे जिस तरह से यहाँ पे एक कॉटन का एग्जांपल दिया है कि जैसे कि आपको कॉटन ही नहीं और भी कई सारे हो सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो अलग अलग सीजन के हिसाब से उसकी खेती की जाती है। उसी तरह से लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटीज लाइक द डेयरी, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स। जाहिर सी बात है कि एक तरफ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हम बायोलॉजिकल कंडीशंस पर डिपेंड हैं। बायोलॉजिकल कंडीशंस में आपको बता रहा है कि जैसे गाय और भैंस है, इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट की जो कंडीशंस हैं, उसके लिए हमें एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ता है।
जैसे कि आपको पता है कि एनिमल्स पे की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें मीट की भी प्राप्ति होती है, दूध की भी प्राप्ति होती है। तो ये सब सारे वो कंडीशंस हैं। तो यानी कि ये जो सारे कंडीशंस हैं जिस पर कि हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, बायोलॉजिकल कंडीशंस पे डिपेंडेंट हैं, इन सारे डिपेंडेंसी को हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से जान सकते हैं या प्राइमरी सेक्टर के हिसाब से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये था कि जैसे वो सारे प्रोडक्ट जिसके लिए हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, डेयरी फार्म्स पे डिपेंडेंट हैं, फिशिंग पे हम डिपेंडेंट हैं, फॉरेस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि जितने सारे जो ये एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या जिस पर हमारी डिपेंडेंसी है, बेसिकली इसको प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सेकेंडरी सेक्टर को लेकर के कहा है कि कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्री एक्टिविटी। मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें पैदा होती हैं उसे हम एक फाइनल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में जब हम उसे चेंज करते हैं, वही जो हमारी कंडीशन है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर का कंडीशन बनाता है। और इस सेकेंडरी कंडीशन में क्या होता है कि मेनली इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है, यानी कि हम उसे नए रूप में कन्वर्ट करते हैं। और जैसा कि आपके यहाँ पे लिखा भी है बुक में कि वी कन्वर्ट अर्थ इनटू द ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जाहिर सी बात है कि मिट्टी जो है एक तरह से कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन जब हम उस मिट्टी को ब्रिक्स के रूप में जब हम चेंज करते हैं और वो जो ब्रिक्स हैं हमारे बिल्डिंग बनाने का कह सकते हैं कि एक मीडियम बनता है, तो मिट्टी से ईंट का बनना ये एक सेकेंडरी सेक्टर हुआ। और वो जो मिट्टी से जब ईंट बनता है तो वो हमारे लिए बिल्डिंग बनाने का काम करता है, और बिल्डिंग बनाने का काम करता है, घर बनाने का काम करता है, यानी कि इस तरह के मिट्टी ईंट के जो अपने पर्पसेस हैं उस पर्पस के हिसाब से इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो लिखा है कि सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम अप, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल सेक्टर। और यही एक रीज़न है कि जब हम उसे एक नए रूप में जब हम कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपका आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में वैसे सारे सेक्टर्स आते हैं जिसको कि हम टर्शरी सेक्टर को हम एक तरह से कह सकते हैं सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वैसे सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि हम अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, या फिर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के साथ साथ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन भी होता है। तो बेसिकली ये सब सारे आते हैं टर्शरी सेक्टर में। और टर्शरी सेक्टर को अगर आप एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप देखने समझने की कोशिश करेंगे तो इसका एक लंबा चौड़ा एग्जाम्पल्स मिलेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि सर्विसेज के बदले में क्या होता है कि एक तरह से इकोनॉमिक या आर्थिक कह सकते हैं कि लेन देन होता है, या फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का रूप तैयार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि वी also may need to talk to others over telephone to send letters, communication और borrow money from banks, यानी कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, ट्रेड्स के जो सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, ये सब सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं ये टर्सरी सेक्टर या फिर हम इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इस सेक्टर में आते हैं, जिसमें कि आपका कुरियर्स भी हो सकता है। और जितने सारे जो ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आपका रोडवेज हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, एरोप्लेन्स हो सकता है, ये सब सारे के सारे जो कंडीशंस हैं सर्विस सेक्टर में आते हैं। Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers. Yes. और इसके अलावा जैसे कि बहुत सारा जो ऑक्यूपेशन है हमारे समाज के अंदर में, जिससे कि सीधे सीधे क्या होता है कि आपको प्रोडक्शन दिखाई नहीं देता, सर्विसेज की जाती है, वो टर्सरी सेक्टर में आता है। और वो भी क्या होता है कि इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोडक्शन का काम करता है, जिसमें कि आपका जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स क्या करता है, सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, और डॉक्टर्स के सर्विसेज के बदले में हम उसे चार्जेस या मनी के रूप में क्या करते हैं, पे करते हैं। जस्ट लाइक टीचर्स भी है, आप जब किसी टीचर से भी हेल्प लेते हैं तो टीचर्स क्या करता है आपको कि टीचर्स आपको सर्विसेज देता है, और उसके सर्विसेज के बदले में आप उसे पेमेंट करते हैं। उसी तरह से पर्सनल सर्विसेज है, जैसे कि वॉशरमैन हो सकता है, बार्बर्स हो सकता है, कॉबलर्स हो सकता है, लॉयर्स हो सकता है, एंड पीपल डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट,
यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी गई है 2.1 टेबल में, और इस एक्टिविटीज़ के आधार पर आपको ये जानने के लिए कहा जा रहा है कि ये किस एक्टिविटीज़ में आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट जो है वो आपको एग्जांपल में दिया गया है, और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जो है कि ये जो एग्जांपल है प्राइमरी सेक्टर का है, बिकॉज कि ये जो पूरी एक्टिविटी है वो सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और जो थर्ड है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि फार्मर्स बाई मैनी गुड्स सच एज द ट्रैक्टर्स पंप्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, जिसमें कि एग्रीकल्चर है। और ये फिर जो मशीनरी सिस्टम की बात कर रहा है, ये जो पूरा कंडीशन है जैसे पंप सेट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, ट्रैक्टर की बात कर रहा है, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, यानी कि इंडस्ट्री पे ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और जो लास्ट बचता है जिसमें कि पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर इन नीड फूड्स की जो बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो एक एग्जांपल है ये प्राइमरी सेक्टर का है, और ये प्राइमरी सेक्टर वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। तो वही हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो तीनों का मतलब कह सकते हैं कि तीनों जो सेक्टर्स है तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। उसके बाद एक छोटा सा और है लेट्स वर्क दीज आउट, यानी कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, और इस कैटेगरीज में आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें प्राइमरी में कौन होगा, सेकेंडरी में कौन होगा, टर्शरी में कौन होगा। तो हम आपको बता दें इसमें से जो प्राइमरी होगा वो होगा फ्लावर कल्टीवेटर, फिशरमैन, गार्डनर, पॉटर होगा। सेकेंडरी सेक्टर में आपका आएगा बास्केट वीवर, वर्क्स इन मैच फैक्ट्री और बी कीपर। टर्शरी सेक्टर में आपका आएगा टेलर, मिल्क वेंडर, प्राइस्ट, कुरियर, मनी लैंडर, एस्ट्रोनॉट, कॉल सेंटर एम्प्लॉय। तो इस आधार पर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा देश जितना बड़ा है उस हिसाब से हमने आपसे कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के आधार पर। तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और इसके अलावा इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। और आपके बुक में भी लिखा है कि दिस गुड्स एंड सर्विसेज द नेक्स्ट स्टेप कि देयर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। और जाहिर सी बात है ये कैलकुलेशन निकालना इतना आसान भी नहीं है कि जब देश इतना बड़ा है, हमारा सेक्टर्स इकोनॉमी सेक्टर जब इतना बड़ा है तो हर सेक्टर में कितने का प्रोडक्शन होता है और इसमें कितने लोगों को काम मिला हुआ है या कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना भी बहुत आसान नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर भी जब हम सरकारी स्तर पर अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती है कि इसका कैलकुलेशन निकालती है, वो हमारे आपके वश की बात भी नहीं है। तो यही जो चीज़ें हैं कि हाउ टू वी काउंट दी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो दी टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, यानी कि हर एक सेक्टर में प्रोडक्शन कितना हो रहा है और इस प्रोडक्शन के पीछे कौन कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा रीज़न काम करता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा है कि जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस की जा रही है हमारे देश में। तो ये कहता है कि ये एग्जैक्ट जो मैंने आपसे कहा कि एक अंदाज़ा लगाना या सोचना भी एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। तो नॉट ओनली वुड द टास्क ऑफ enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and the nails and furnishes we want to make sense। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है कि सपोज करो कि गेट अराउंड द प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट की वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रैदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। मतलब ये है कि जैसे कि देखिए टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का एग्जांपल आप समझ चुके हैं, गुड्स यानी कि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, और सर्विसेज जो कि सेवा के बदले में जो हम पैसे पे करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल एक कैलकुलेशन निकल करके आता है, वहीं से कहीं ना कहीं एक फाइनल गुड्स का जो डेटा है वो एक तरह से तैयार होता है, या फाइनल सर्विसेज के बदले में जो हम चार्जेस देते हैं उसका जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकल करके आता है। बेसिकली वो कह सकते हैं कि फाइनल उसका एक सर्विसेज या उसका एक चार्जेस के रूप में जो हम पे करते हैं वो उसका एक कह सकते हैं कि मनी के रूप में कितना अमाउंट या कैसे जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सब एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए एक 10,000 केजी गेहूँ है किसान के पास, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है, तो कहता है क्या कि इसका जो वैल्यू होगा वो 80,000 का होगा। अब जो वैल्यू है 5,000 अगर कोकोनट्स है
और 10 रुपीज़ पर कोकोनट्स के हिसाब से बेचा जाएगा, तो कह रहा है कि उसका जो वैल्यू है दोनों ये 50,000 हो जाएगा। तो उसी तरह से कहता है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। तो कह रहा है क्या कि उसी तरह से, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि गेहूँ जिसको कि हमने फाइनली अगर सेल किया तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल हुआ। अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल हुआ तो कहीं ना कहीं उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका 80,000 रुपया क्या हुआ, तय हुआ। एक तरह से उसका क्या हुआ, मार्केट वैल्यू निकल करके आता है। उसी तरह से जैसे कोकोनट की अगर बात कर रहे हैं कि कोकोनट भी क्या किया गया कि 5,000 बेचा गया 10 पर कोकोनट के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं उसका क्या हुआ कि ये कोकोनट का एक रेट निकल करके आया, यानी कि ये उसका एक मार्केट वैल्यू निकल करके आया। तो इस तरह से कहता है कि रिमेंबर कि देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली द इंक्लूड ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी का जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू निकल करके आता है, बेसिकली हम उसी कंडीशंस को देश के इकनॉमी या फिर जो आगे हम पढ़ेंगे जीडीपी, उसके लिए इसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे किसान का एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए वो किसान के पास से गेहूं है और गेहूं को क्या करता है कि मार्केट में वो सेल करता है 8 रुपये पर केजी, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल करता है। मिल क्या करता है कि उसको ग्राइंड्स करता है और उसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी को 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देता है। बिस्किट कंपनी क्या करती है कि इसे फ्लावर को जिसमें कि शुगर वगैरह ऐड करता है, ऑयल ऐड करता है और दूसरी तीसरी चीज़ें ऐड करता है, और ऐड करने के बाद उसको क्या करता है कि डायरेक्ट वो कंज्यूमर को सेल करता है। सपोज़ करो कि वो 60 रुपये में सेल किया 15 पर पैकेट के हिसाब से। तो कहता है कि बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, यानी कि जो गेहूँ किसान ने बेचा और गेहूं के किसान के बेचने के बाद यानी कि उसे आटे के रूप में कन्वर्ट करना, उसके बाद ये बिस्किट के रूप में कन्वर्ट करना और बिस्किट के बाद उसे मार्केट में अवेल करवाना, ये उसका एक तरह से फाइनल गुड्स हुआ। तो कहता है कि वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। तो जाहिर सी बात है कि आपसे ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि फिर हम फाइनल सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज को ही फाइनल काउंट क्यों करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें गुड्स की जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे वीट है, वीट क्या है कि प्राइमरी सेक्टर से निकल करके आया, फिर जैसे कि इसे एक फ्लावर या फिर फ्लोर या फिर आटे के रूप में जब इसे एक कन्वर्ट किया गया, तो आटे के रूप में कन्वर्ट किया जाना इसे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए कहा जाता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता उस गेहूं का, उससे भी कई तरह की चीज़ें प्रोडक्ट की जा सकती है और प्रोडक्ट करके मार्केट में बेची जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो बिस्किट एक फाइनल गुड्स के रूप में जब ये बनता है और जब वो बिस्किट के रूप में मार्केट में पहुंचता है, तब वो फाइनल एक तरह से गुड्स बनता है और फिर उसका एक कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस के हिसाब से तय होता है। तो यहाँ पे आपसे एक फिर सवाल है या फिर देख रहे हैं कि बोल्ड लेटर में आपसे हाईलाइट किया गया और पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स ए टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। मतलब ये कह रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू निकल करके आता है, तो एक पर्टिकुलर ईयर, भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर ईयर का मतलब ये बनता है कि पर्टिकुलर ईयर का मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे यहाँ, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि नेक्स्ट ईयर तक का, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल ईयर होता है। और इस फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो अलग अलग जो वैल्यू निकल करके आता है, इसी को जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से हम जानते हैं। यानी कि अगर हम जीडीपी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो जीडीपी का मतलब ये निकल करके आता है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। बेसिकली इसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यानी कि सर्विसेज और गुड्स का जो फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आता है, यानी कि जिसका एक मार्केट वैल्यू तैयार होता है, बेसिकली वही जो कंडीशन है वो जीडीपी के कंडीशन को तैयार करता है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आप जैसे पटना से अगर दिल्ली की प्लानिंग करते हैं, ट्रेन से सफ़र की प्लानिंग करते हैं, और जब आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन में जाने से पहले आपको क्या करना होता है कि टिकट लेना होता है। और जब ये टिकट आप परचेज़ करते हैं तो टिकट जो आपने परचेज़ किया वो आपने सर्विसेज के लिए पैसे दिए हैं, ना कि आपने ट्रेन खरीदने के पैसे नहीं दिए हैं। क्यों? तो आपने सर्विसेज के पैसे दिए हैं। तो इसी तरह से जो और भी अलग अलग जो टर्शरी में या सेक्टर्स की जो हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में, या जो जितने सारे जो सर्विस सेक्टर्स हैं, वो सर्विस सेक्टर्स में होने वाले टोटल इनकम या फाइनल जो कह सकते हैं कि जो सर्विसेज के जो पैसे होते हैं वो कैलकुलेट किया जाता है
फिर गुड्स का जो फाइनल जो मनी होता है वो कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद जीडीपी बनता है। इसी तरह से आगे अगर हम देखें कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स की बात करें अगर हम, तो कहते हैं कि जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज of many now developed countries that all the initial stages of development primary sector was the most important sector of economic activities। देखिए अगर हम प्राइमरी वे में अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल हिसाब से बात करें, तो दुनिया के मोस्टली देशों का कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन बदलते टाइम के साथ ये कहीं ना कहीं प्राइमरी जो सेक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने के ये पीछे छूटता चला गया और उसी जगह पे कहीं ना कहीं जो टर्सरी सेक्टर है या जो सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता चला गया। जैसे अगर हिस्टोरिकल चेंजेस की ही अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि जैसे 1950 से लेकर के 60 का एक ऐसा दौर था जब इस दौर में जो पूरी तरह से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर बेस्ड पे डिपेंडेंट था। लेकिन 1973 से लेकर के 2003 तक की अगर हम बात करें तो ये जो सेक्टर था जिस हिसाब से बढ़ता चला गया और बढ़ते हुए सेक्टर की वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो बढ़ती चली गई। तो यानी कि ये एक तरह से हिस्टोरिकल चेंजेस है और इसे हिस्टोरिकल चेंजेस के हिसाब से हम समझ सकते हैं। आपके बुक में एक ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में जैसे यहाँ पे है ना कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया, इसमें डेटा में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे 1970 से लेके 71 का एक ये डेटा है जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी की क्या कंडीशन थी। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि ये टर्सरी के लिए बैंगनी कलर का यूज़ किया गया है, सेकेंडरी के लिए येलो है और ये प्राइमरी के लिए ग्रीन कलर है और टर्शरी के लिए वायलेट कलर है। तो ये जो कलर यूज़ किया गया है इस यूज्ड कलर में ही आपको ये बता रहा है कि जैसे 2010 और 11 के हिसाब से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो टर्सरी सेक्टर है वो हमारा काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता चला गया और हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो कहीं ना कहीं इस पर बढ़ती चली गई। तो आगे अगर हम देखें कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, टर्सरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं बदलते समय के साथ इस पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। रीजंस थे कि टर्सरी सेक्टर कहीं ना कहीं समय के हिसाब से ये हमारी ज़रूरत बनती चली गई और प्राइमरी जो या सेकेंडरी सेक्टर के बजाय टर्सरी सेक्टर पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। जैसे कि एक एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है इसमें, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज है, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, यानी कि इस तरह से एक लंबा सा लिस्ट है जिसे कि आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। और इससे आपको पढ़ते हुए ये पता लग जाएगा कि किस तरह से हम कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी के बजाय टर्सरी पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो किस तरह से बढ़ती चली गई। और इस तरह से बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी एक डेटा आपके बुक में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट भी अगर 2009-10 का एक डेटा दिया हुआ है कि प्राइमरी तो कहीं ना कहीं 1970 का जो एक डेटा है उसमें भी आपको दिखा रहा है कि प्राइमरी में भी कहीं ना कहीं जो हमारा डेटा था आप देख सकते हैं कि लगभग 70% या उससे भी ज़्यादा था। लेकिन 2009 तक आते आते हम देख रहे हैं कि प्राइमरी पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो कहीं ना कहीं कम होती चली गई और सेकेंडरी थोड़ा सा बढ़ा और टर्शरी बहुत ज़्यादा बढ़ा। मतलब ये है कि बदलते समय के साथ कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो बढ़ती चली गई। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। आगे अगर हम बढ़ें तो चूँकि अब एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे दी गई है। देखिए अलग अलग ये सेक्टर्स में जब हम एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब हम 3 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके कंपेयर में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राइमरी के बजाय जैसा हमने देखा कि सेकेंडरी और टर्शरी पे कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी एक बात ये भी रही कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे भी हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। और एग्रीकल्चर पे हम देखते हैं कि जो हमारी डिपेंडेंसी है अभी भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या की है और इस बड़ी जनसंख्या की डिपेंडेंट होने की वजह से यहाँ पे कई तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं।
जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया है कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की एक कंडीशन है जिसमें कि लिखा है कि इज़ ए हिडन इन द कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज द अनएम्प्लॉयड, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीग्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरह के कंडीशंस को डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो कंडीशन है ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में या एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कम जहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी क्या करते हैं, खेती के काम में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है जिस एग्रीकल्चर फॉर्म में, और वहाँ पे 5 की जगह पे अगर 8, 9 या 10 लोग भी अगर काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों के काम करने के बाद भी क्या होगा वहाँ पे कि जो उसका प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन वहीं के वहीं रहेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के एग्रीकल्चर एक्टिविटी में वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं, और एक तरह से इसे हम डिस्ट्रीब्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। कहीं कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है कि जब लोगों को काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। उसी तरह से आगे कहता है कि दिस अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन द अदर सेक्टर्स। जैसे और भी कई सारे सेक्टर्स है जिसमें लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विसेज सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च द डेली एम्प्लॉयमेंट। अब वो कहता है कि इस तरह के कंडीशन सिर्फ प्राइमरी में ही नहीं है, टर्सरी सेक्टर के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो कहता है कि अगर हम कैजुअल वर्कर्स की बात करें, जिसमें कैजुअल वर्कर्स की जो कंडीशन होती है कि आज सपोज कीजिए कि काम उसके पास है, कल रहे ना रहे, तो उनके सामने भी कई तरह के प्रॉब्लम्स होता है। कई बार क्या होता है कि उनको सालों भर काम नहीं मिल पाता, और जिस वजह से क्या होता है कि उनके सामने भी प्रॉब्लम्स बनी रहती है। तो उसी तरह से लिखा है कि एग्जांपल्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज, यानी कि शहरी क्षेत्रों में इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो डेली काम करने वाले लोग हैं। इन लोगों में जैसे ये पेंटर्स हो सकते हैं, प्लम्बर्स हो सकते हैं, रिपेयर पर्सनस हो सकते हैं, और भी इस तरह के जॉब्स से रिलेटेड या इस जॉब नेचर से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं जिनके पास काम की गारंटी नहीं होती। उसी तरह से कहता है कि वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट ऑफ सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड दी होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। और एक तरह से वो भी एक कंडीशन है जिसमें कि कह रहा है क्या कि ठेला गाड़ी या फिर ठेले पे जो बेचने वाले लोग, कई सारे लोग होते हैं जो सामान बेचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पूरे दिन निकालने के बाद अगर हम इनकम के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं उस इनकम का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम रह जाता है। तो उस तरह से कहता है यहाँ पे एक टेबल दिया है एक्टिविटी के लिए, जिसमें कि आपको करना है कि 1971 1970 और 71 और 2010 और 11 में जीडीपी का क्या शेयरिंग था और एम्प्लॉयमेंट का क्या शेयरिंग था, तो वो आपको यहाँ पे बता। तो जीडीपी में अगर हम शेयरिंग के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं जो 39% था वो कंट्रीब्यूशन था 1970 के आसपास, और 2011 में कहीं ना कहीं था ये 12%। और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करें तो 1972 में ये लगभग 24% था, और 2013 में ये लगभग 49%। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो नया एक टॉपिक शुरू हो रहा है उसमें ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो एक लंबी चौड़ी यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई है जिसमें कि कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, और एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक बातें की गई है यहाँ कि हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे रोज़गार हम मतलब अवेल करवा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंडीशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को टेक्निकली या इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन अगर हम अवेल करवाएं तो वहाँ से भी क्या हो सकता है कि रोज़गार को जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इरिगेशन के फैसिलिटीज़ को हम ज़्यादा अवेल कराएं, खेती को मॉडर्न तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम अगर अवेल करवाएं, टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के हम अवेयरनेस प्रोग्राम अगर चलाएं,
तो इस तरह से खेती को बेहतर से बेहतर अगर हम तरीके से अगर हम डेवलप करने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स या इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करें, लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करें, तो उस हिसाब से कहीं न कहीं खेती पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और इसके अलावा कहता है कि जैसे कि इंस्टीट्यूशनल्स हम सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि मार्केट को हम ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और आसपास के जो मतलब जो छोटे जो सेमी अर्बन एरियाज़ हम जिसको कह सकते हैं कि जो छोटे कस्बाई शहर टाइप के होते हैं, उन तरह के एरिया में भी हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, और खेती में हम कहीं ना कहीं जो हमारी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है जनसंख्या की, उसको हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो जैसे कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि ये क्रेडिट या लोन वगैरह की सुविधाएं हम दे सकते हैं, दिला सकते हैं। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे, और इस तरह से हम दे करके क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे भी जनरेट हम कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को। इसके अलावा जो ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर ढंग से डेवलप करके भी क्या कर सकते हैं कि रोज़गार अवेलेबल करवा सकते हैं, जिसमें कि रोड्स की जो कंडीशन है, ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन है, बैंकिंग है, वेयर हाउस है। तो इस तरह के कंडीशंस को हम इम्प्रूव करके भी क्या कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और गवर्नमेंट को आइडली इस काम में ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिसमें कि गांव या आसपास का जो मार्केट है वो बेहतर ढंग से डेवलप हो सके। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म सेक्टर को भी हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन सेक्टर में अगर हम मनी इन्वेस्ट करें, या गवर्नमेंट अगर क्वालिटी वाली एजुकेशन अगर हमें प्रोवाइड करवाना अगर शुरू करे, तो वहाँ से हम एजुकेशन के कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स को ठीक करके हेल्थ की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब यह है कि एजुकेशन अगर हेल्थ सही होगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी हम रोज़गार के अवसर जो है वो हम कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में टूरिज़्म को भी क्या करना चाहिए कि डेवलप किया जाना चाहिए, यानी कि हम ऐसी जगह बनाएं, कुछ ऐसे लोकेशंस बनाएं जहां पर कि बाहर के लोग अगर उसे विज़िट करने आए, देखने आए, तो ये भी स्थानीय स्तर पर क्या हो सकता है कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक तरीका हो सकता है। कहा जाता है भारत में लेकर के कि अगर मान लीजिए हम हाल के वर्षों में अगर बात करें, तो टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कि लगभग कहा जाता है कि लगभग 35 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेवलप कर चुका है टूरिज़्म सेक्टर। तो यानी कि इस सब सारे सेक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की जो एक और प्रोग्राम है जिसको कि नरेगा के नाम से जाना जाता है, जो 2005 में आया था। नरेगा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि साल के 100 दिन उन बेरोज़गार या अनएम्प्लॉयड पीपल को रोज़गार गारंटी देता है, जिसमें कि अगर मान लीजिए कि अगर पूरे साल वो बैठे रहे, अगर उनको काम नहीं मिला, तो उनको कम से कम साल के 100 दिन का जो मिनिमम जो खर्च है, यानी कि जो उनका एक कह सकते हैं कि जो डेली वेजेस का जो एक मजदूरी जो है जो उनका फिक्स्ड होता है, तो उसमें 100 दिन के जो पैसे हैं वो सरकार देती है, जिसको कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि सरकार ये मिनिमम पे करती है। लेकिन जिन लोगों को सपोज़ कीजिए कि 100 दिन या 100 दिन से ज़्यादा का अगर काम लगातार उनको अगर मिल रहा है, अगर वो काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सरकार उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं देती, और वो जो काम करते हैं, काम से क्या होता है कि उनकी आमदनी हो जाती है। उसके बाद आता है काम के आधार पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारत जैसे देश में। और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के अगर हम फ़र्क को समझने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा फ़र्क निकल करके आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फ़र्क क्या है। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड की अगर हिंदी हम बात करें तो होता है कहीं ना कहीं संगठित क्षेत्र, और अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो होता है असंगठित क्षेत्र। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले मोस्टली जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक रेगुलर वर्कर्स होते हैं, कंपनी के टर्म और कंडीशंस पे वो काम करते हैं,
और कंपनी के टर्म और कंडीशंस पे काम करने के साथ साथ उनके साथ जो भी कंपनी का जो रूल और रेगुलेशंस होता है वो उन पे अप्लाई होता है। उनको पेड लीव दी जाती है। पेड लीव का मतलब होता है कि जैसे संडे की जो छुट्टियां होती है उससे भी उनको पैसे मिलते हैं। मंथ एंड में फिक्स सैलरी मिल जाती है। और इसके अलावा और भी कई तरह के, जैसे हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें, भविष्य निधि के हिसाब से अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इस तरह की भी सुविधाएं उनको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें रेगुलर वर्कर्स होते हैं जिसमें कि जॉब जाने की जो चांसेस है वो बहुत कम होता है। ग्रेच्युटी वगैरह की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इस तरह के जो सारे फीचर्स हैं वो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स होता है। उसी तरह से आगे अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। असुरक्षा की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। लोग होते हैं असंगठित क्षेत्र पे, यानी कि बड़ा जो एक ठेकेदार होता है अपने अंडर में लोगों से काम करवाता है, जहाँ पर उनकी जॉब, उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा की कोई गारंटी उस हिसाब से नहीं होती। यानी कि एक ऐसा सेक्टर है जो छोटा होता है और काफ़ी बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है पूरे देश में। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की वो सारी सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल पाती। वर्कर्स को क्या होता है कि इसमें काफ़ी लो वेजेस दिया जाता है। इसमें ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं होता, कोई इसमें रूल नहीं होता। इसके अलावा जो उनको पेड लीव वगैरह की जो सुविधा जो हमने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है वो उनको यहाँ पे नहीं मिल पाता। इसमें ज़्यादातर, जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। इसमें जैसे कि आपका लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो सकता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो सकता है, क्रॉपर्स हो सकता है, आर्टिजन्स, आर्टिजन्स में जैसे आपका वीवर्स है, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर्स है, गोल्ड स्मिथ है, यानी कि सब जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं वो सब सारे लोग हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा वर्कमैन, इसमें जो है जो काम जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो उनसे कभी भी काम छोड़ने का दबाव डाल सकता है, यानी कि कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है। इनकी जॉब गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इस तरह से जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ज़्यादातर लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती, तो किसी भी काम के सहारे क्या करते हैं कि वो ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो उसके बाद जो एक और जो टॉपिक आता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो फिर इनके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात देखी कि उनको बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहिए और गवर्नमेंट को कोई ना कोई इस तरह की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए जहां से कि वो भी अपने आप को सिक्योर फील करें। जैसे आपके बुक के हिसाब से अगर बात करें तो कहता है कि दी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट साउट आफ्टर, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली. It's also common to find the many organized sector enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow the laws that protect laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स। जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनका जो दबाव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और आपके बुक में है कि 1990 से कॉमनली ये देखा जाता है कि बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब गई ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब इनकी जॉब गई तो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनके लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया बनता चला गया, और जहां पर कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इसमें एक सवाल आता है कि प्रोटेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि इनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं या प्रोटेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो वही मैंने आपसे कहा कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए कि कोई डिसीज़न लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, और इनिशिएटिव लेने के साथ साथ इन लोगों को भी सुरक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। इसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि ज़्यादातर जैसे लोग होते हैं रोड्स वाले सेक्टर में जो काम करते हैं, रोड में जो काम करते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स, इरीगेशन कैनल इरीगेशन का काम करते हैं, यानी कि नहर खुदाई का जैसे काम करते हैं, और इसी तरह से और भी इस तरह के छोटे मोटे काम हो सकते हैं जहाँ पर कि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मेनली वहाँ पे ये लोग दिखते हैं।
तो ये कंडीशन है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की। बट मैं एक बात कहूँगा आपसे कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे जो चीज़ें हमने बताई हैं या फिर जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके आधार पर आप एक नोट्स भी तैयार करते चलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स में भी कई बार ये पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का डिफरेंस बताओ, तो ये आपको नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका कि सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, इसको मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया और इस दो भागों में डिवाइड करके आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो दो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर कि ऑनरशिप के आधार पे, यानी कि मालिकाना हक के आधार पे अगर हम बात करें तो दो कैटेगरीज में इसे हम बांट सकते हैं। भारत की जो वर्तमान कंडीशन है, इसकी जो कंपनियां हैं, इसमें लिखा है कि अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द पब्लिक सेक्टर, जिसको कि गवर्नमेंट जो है अपने ढंग से इसको कंट्रोल करती है। और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि दो ऐसे सेक्टर्स हैं। इन्हीं दो सेक्टर के हिसाब से क्या होता है कि हमें काम मिलता है या काम लोगों को अवेल करवाया जाता है। तो जिसमें कहता है कि अगर हम पब्लिक सेक्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसे में कहता है कि रेलवेज़ और जो पोस्ट ऑफिस हैं ये एक पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल हो सकता है। जबकि कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको कि टिस्को के नाम से जाना जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं प्राइवेट ओन कंपनियाँ यानी कि प्राइवेट कंपनियाँ हैं। इसके अलावा इसके जो सर्विसेज हैं हैव टू पे मनी ऑफ दिस इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, यानी कि इस प्राइवेट जो कंपनियां होती है वो इंडिविजुअली तौर पर क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करती हैं। और द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट्स। लेकिन पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन कंपनियों का जो सबसे बड़ा मकसद होता है सिर्फ फ़ायदा कमाना ही नहीं होता, बल्कि उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा देना, उनको बेहतर भविष्य देना, ये उनका भी काम होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अगर हम डिफरेंसेस के हिसाब से बात करें तो इन दोनों के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे भी एक नोट्स बना लेने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे कहता है क्या कि द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू द टैक्सेस। जाहिर सी बात है कि सरकार जो है टैक्सेस के थ्रू भी मनी जनरेट करती है और उसके जो अपने खर्चे हैं वो उसको मीट करती है, यानी कि पूरे देश भर से क्या होती है कि टैक्सेस सरकार वसूलती है। और मॉडर्न डे के हिसाब से बात करें तो गवर्नमेंट सस्पेंड ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़? और कहता है कि वाई टू गवर्नमेंट सस्पेंड ए सच एक्टिविटीज़, लेट्स फाइंड आउट। यानी कि देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट फीस द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट द रीजनेबल कॉस्ट। जाहिर सी बात है कि सरकार क्या करती है कि उसके स्टैंडर्ड उसका मापदंड होता है अपने एम्प्लॉय के हिसाब से, काम करने के हिसाब से, कंपनी चलाने के हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो उस हिसाब से उसको फॉलो नहीं कर पाती। तो मतलब ये है कि इस में यहाँ पे आपको पढ़ते हुए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच का जो डिफरेंसेस है आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा। और यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है आपको यहाँ पे निकालना है और निकाल करके आपको अलग से एक नोट्स बनाना है ताकि ये क्लियरली पता चल जाए कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि और अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इससे भी कई सारे सेक्टर्स में इसका कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कि आप क्लियरली देखेंगे कि जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करें, पावर की बात करें, कम्युनिकेशन के सेक्टर में बात करें, हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, रेलवेज, इन सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं वो लगातार काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका एक सबसे बड़ा एक काम या फंक्शन के तौर पे ये भी हो जाता है कि कुछ जो खास करके भारत के जो पिछड़े वर्ग हैं जहाँ पर कि रोड का डेवलपमेंट जैसे कम हुआ है तो वहाँ रोड की जो कंडीशन है वो उसको इम्प्रूव करे। उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ जहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार के एक मेन काम में आता है।
इसके अलावा जैसे प्राइवेट सेक्टर को वो डेवलप करे, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए जैसे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ के जो खास करके जो कंपनियां हैं उसको वो लोन प्रोवाइड करे। और किसानों को भी क्या कर सकती है सरकार की, उनको सपोर्ट कर सकती है, जिसमें कि फूड ग्रेन्स वगैरह को बेहतर करने के लिए उनको कई तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो सरकार वहाँ पे अवेल करवा सकती है। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से बात करें तो मेल न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करें, यानी खास कर ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, जहाँ पर कि खाने पीने की चीज़ों की कमी है या फिर जैसे प्रोटीन युक्त जो खाने हैं वो कम है अगर, या उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे भी सरकार क्या कर सकती है कि बढ़ा सकती है। बढ़ाने के साथ साथ जहाँ पर कि हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है उसको भी कम की जा सकती है। जहाँ पर कि साफ़ पानी का अरेंजमेंट्स नहीं है, सरकार वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट करवा सकती है। तो इस तरह के कई सारे फंक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सरकार इन सारे टर्म्स पे काम करवा सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के माध्यम से ही क्या किया कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और इसके क्या क्या मतलब निकल करके आता है। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ बताते चलें लास्ट में चलने से पहले कि इस टॉपिक में कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आए थे बार बार, जिस पर कि आपको काम करना है या समझने और सोचने की कोशिश करनी है आपको। एक है, आप नोट्स बना लेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिफिनेशन तैयार करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड है आपका इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। थर्ड है बेसिक सर्विस क्या होता है। उसके बाद है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और राइट टू वर्क क्या है। ये हमने आपसे 6 जो टर्म्स हैं वो हमने आपसे पूछे हैं, यानी 6 वर्ड्स हैं जिसको कि आपको डिफ़ाइन करना है, समझने की आपको कोशिश करनी है, फिर ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।